नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सबसे पहले बात दिल्ली हाईकोर्ट में आज के उस केस की जिस पर सबकी नजरें लगी थी। ये कयास लग रहे थे कि क्या शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े हवाला केस में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को खारिज कर आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें बाद में ईडी की रिमांड में रखे जाने को बिल्कुल सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा जब्त की गई सामग्री यह दिखाती है कि केजरीवाल दिल्ली की आबकारी नई नीति बनाने की साजिश में खुद शामिल थे और उन्होंने अपराध के पैसे का इस्तेमाल भी किया है। उन पर अपनी व्यक्तिगत हैसियत और आपके राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से शराब नीति बनाने में कथित तौर पर शामिल होने और बदले में घूस मांगने के भी आरोप लगे हैं। अपनी याचिका में केजरीवाल ने हवाला से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सेक्शन 70 को लगाने को चुनौती दी थी और कहा था कि उन्हें जवाबदेह नहीं माना जा सकता क्योंकि आप कोई कंपनी नहीं बल्कि एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हवाला से जुड़ा पीएमएलए सेक्शन 70 लागू होता है। पीएमएलए का सेक्शन 70 कंपनियों पर दंड से जुड़ा हुआ है। इसके तहत अगर कोई कंपनी पीएमएलए का उल्लंघन करती है तो जो भी व्यक्ति उल्लंघन के समय कंपनी के कारोबार का जिम्मेदार होगा उसे दोषी माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में हर कानून का पालन किया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग को भी अदालत में चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि साजिश के तहत ठीक चुनाव के पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को हवाला के मामले में गिरफ्तार किया गया है और चुनाव के समय से प्रभावित हुए बिना कोर्ट को उनकी गिरफ्तारी और रिमांड पर कानून के हिसाब से विचार करना है। ईडी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं पाई गई, इसीलिए गिरफ्तारी के समय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। केजरीवाल के वकील ने सरकारी गवाहों की ओर से केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयानों पर भी सवाल किए। दलील दी कि रिहाई के आश्वासन और चुनाव में टिकट के बदले में ये बयान दिए गए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के बयान कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि जांच एजेंसी के द्वारा। इसीलिए सरकारी गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के तरीके पर टिप्पणी करना न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने के बराबर जैसा है। सरकारी गवाह से जुड़ा कानून 100 साल पुराना है। ये कोई 1 साल पुराना कानून नहीं है कि ये कहा जा सके किसी याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए गलत तरीके से लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को सरकारी गवाहों समेत अन्य गवाहों से सवाल पूछने की इजाजत भी दी जाएगी और सही समय पर संबंधित दस्तावेजों की जांच का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन अभी उसका मौका नहीं आया है। आज जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की पहले ईडी की रिमांड पर भेजा, जिसे 4 दिन बाद में और बढ़ाया गया। 1 अप्रैल से केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में इन दिनों बंद रखा गया है। गिरफ्तारी के पहले केजरीवाल 9 बार समन जारी करने के बावजूद ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। आप सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप केजरीवाल की गिरफ्तारी को सियासी साजिश बता रही है तो बीजेपी का आरोप है कि शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी की कलई खुल गई है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी
घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ख्याति को और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 वर्षों में हासिल करने की उपलब्धि को खत्म करने की कोशिश है। क्योंकि शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां तो मनी ट्रेल मिल गया, 60 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल जी के मामले में झूठे गवाह तैयार किए जाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। 10-10 गवाहों के 10-10 बयानों को छिपाकर षड्यंत्र के तहत 2 ही बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। 10 बयानों में से 8 बयान छिपाकर मात्र 2 बयान कोर्ट के सामने लाए जाते हैं। हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। 1 दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है, ये तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। न्यायिक दृष्टि से वो ठीक उतने ही दोषी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे। तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट की आज की जो टिप्पणियां रही अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करने में, उससे समझ में आता है कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी पर और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। और ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में हैं, तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी आज की एक तस्वीर बड़ी सुर्खियों में रही। हम भी आपके सामने रखना चाहते हैं। यह है वो तस्वीर। जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज पंजाब में वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने उनके घर चंडीगढ़ पहुंचे। ये मुलाकात बड़ी गर्मजोशी से भरी रही। दोनों गले मिले और फिर संजय सिंह ने मान को उठाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ऐसा लगा कि जैसे कई सालों के बाद 2 बिछड़े दोस्त मिल रहे हों। हाल ही में 6 महीने की सजा काटकर संजय सिंह जमानत पर जेल से बाहर आए हैं और इसी 6 महीने के दौरान ही भगवंत मान एक बेटी के पिता बने हैं। और उसी सिलसिले में बधाई देने संजय सिंह आज मान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। वैसे इस चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। केजरीवाल और सिसोदिया की गैर हाजिरी में दोनों ही आपके सबसे बड़े नेता हैं, जिन पर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नैया पार लगाने की अब जिम्मेदारी आ गई है। इसी सिलसिले में आइए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे एक ताज़ा अपडेट लेते हैं। शरद, पहली चीज़ तो यही बताइए, संजय सिंह और भगवंत मान की जो तस्वीरें आज वायरल हैं, जिस तरीके से गर्मजोशी से मिले, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें की जा रही हैं, तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दोनों इसलिए खुश हैं कि अरविंद जेल में है, पार्टी पर अपना कब्जा हो सकता है। आप कवर करते हैं आम आदमी पार्टी को, इन तस्वीरों को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब संजय सिंह जेल से निकल के सबसे पहले सुनीता केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी से मिलने गए और उनके पैर छुए, तो उसके बाद जो तस्वीर दिखाई दी, ऐसा दिखाई दिया कि संजय सिंह भावुक हो गए हैं और रोने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये भी एक इमोशन नज़र आ रहा था। और आज जब जेल से निकलने के
लगभग 6 दिन बाद में, वो बुधवार को निकले थे जेल से, बुधवार रात को, आज मंगलवार है, तो 6 दिन के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि जो इमोशन है वो थोड़े से अब कंट्रोल हुए हैं या कुछ थोड़े से बदले हैं। जो भगवंत मान से मिलके न सिर्फ उन्होंने गले लगाया और उनको गोदी में उठाया, तो चर्चा इस पे कुछ भी हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल इस पे यही कह रही है कि 2 नेता हैं, और संजय सिंह क्योंकि पंजाब के पुराने प्रभारी भी रहे हैं और पुराने नेता हैं, तो ये 2 नेताओं की एक तो मुलाकात है। ऊपर से जैसा कि आपने बताया कि भगवंत मान तीसरी बार पिता बने हैं, अभी हाल ही में उनके घर पे बेटी का आगमन हुआ है, तो संभव है कि ये उसकी खुशी भी या एक तरह से उनको बधाई भी इस तरह से दे रहे हों कि आपके यहाँ भी खुशियाँ आई हैं और कम से कम मेरे जीवन में ये खुशी आई है कि मैं जेल से बाहर आ गया। तो ये खुशियाँ हो सकता है कि दोनों शेयर कर रहे हों, लेकिन इससे इतर जो है आम आदमी पार्टी में चर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया में जरूर चर्चा चल रही है, वो और सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग देख ही रहे हैं। शरद, एक और सवाल मन में आ रहा है। मुझे याद है 21 मार्च की रात को जब मैं आपके साथ लाइव था, जब अरविंद को गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान राघव चड्ढा का जिक्र भी आया था और आपने बताया कि राघव इन दिनों दिल्ली में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर गए हैं, शायद उनके आंखों का ऑपरेशन है, अगर मुझे ठीक से याद है तो। अब 21 तारीख से आज की तारीख हम 8-9 अप्रैल को आ गए हैं, करीब 20 दिन का वक्त हो गया। राघव चड्ढा अभी तक भारत में नहीं दिखाई दिए हैं। क्या हो गया राघव चड्ढा को, कहाँ हैं गायब, क्यों उनकी इस चुप्पी में भी कुछ खास सियासी वजह ढूंढी जा रही है क्या? देखिए, ढूंढी जाएगी भी, क्योंकि अगर इससे बुरा समय पार्टी के ऊपर शायद कोई नहीं आया हो। अलग अलग समय आए हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं था कि खुद जो पार्टी के कन्वीनर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में हो। तो ऐसे समय में अगर राघव चड्ढा नहीं होंगे तो सवाल तो उठेंगे ही, न सिर्फ बाहर में विरोधी सवाल उठाएंगे, बल्कि पार्टी के अंदर भी या कार्यकर्ता भी जो हैं इस तरह के सवाल करेंगे। हमने आम आदमी पार्टी नेताओं से इस बारे में बात की कि राघव चड्ढा कहाँ हैं, तो एक तो क्योंकि हेल्थ इशू है, इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोलता नहीं है, क्योंकि हेल्थ में थोड़ी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि राघव चड्ढा जो हैं वो असल में संगठन के व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी में उनका रैंक काफ़ी ऊपर है और बहुत तेज़ी से वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बने हैं, लेकिन संगठन में उस तरह से राघव चड्ढा का स्थान नहीं है। जैसे कि हमें पता लग जाता है संजय सिंह आज कहाँ हैं, संजय सिंह आज चंडीगढ़ गए हैं, संदीप पाठक कहाँ हैं, संदीप पाठक आज पंजाब में गए हैं, लेकिन राघव चड्ढा का उस तरह से पहले भी पता नहीं चलता था। तो इस वजह से भी, क्योंकि ज़्यादा वो मुख्यमंत्री के करीब रहते थे और मुख्यमंत्री से ही ज़्यादा बात करते थे, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जो पार्टी के दूसरे नेता हैं वो बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि जल्द ही राघव जो हैं वो भारत लौटेंगे और ये जो अटकलें लग रही हैं इन सबको विराम मिलेगा। चलिए, ठीक है, शुक्रिया शरद इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर के मतदान को अब बस 10 दिन बाकी रह गए हैं। प्रचार का काम पूरे शबाब पर है। मतदाताओं को रिझाने में कोई भी पार्टी और उसका उम्मीदवार कोई कसर इन दिनों नहीं छोड़ रहा है। हर उम्मीदवार जिस तरीके से प्रचार कर रहा है, अपने और अपने दल की खूबियां बता रहा है, लेकिन ऐसे कम ही उम्मीदवार होते हैं जो अपने बारे में सब कुछ साफ साफ जनसभाओं में बताते हों, खास तौर पर अपनी संपत्ति के बारे में या फिर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में। लेकिन उम्मीदवार चुनाव आयोग से ये सब नहीं छुपा सकते। उम्मीदवारी का पर्चा भरते वक्त तमाम उम्मीदवारों को चुनाव आयोग को एक हलफनामा देना होता है, जिसमें वो अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी तो देते ही हैं और ये भी बताते हैं कि उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी जानकारियां भी उन्हें देनी होती हैं। यह हलफनामा मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में राय बनाने में मदद साबित करता है। ये जो हलफनामा दिया जाता है यह उपलब्ध होता है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर और कोई भी वोटर अपने कैंडिडेट की जाकर इन तमाम चीज़ों को देख सकता है। ये सार्वजनिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। क्या आप भी अपने उम्मीदवार के हलफनामे में दी गई जानकारियों को देखते हैं? आपको देखना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी सिलसिले में एक अहम फैसला सुना दिया है जो आज जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आज कहा कि मतदाताओं को जानने का अधिकार एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण नहीं है और चुनाव में उतर रहे उम्मीदवारों को अपनी या अपने आश्रितों की हर चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को सार्वजनिक करने की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट ने कहा
कि वही चल संपत्ति जो बहुत महंगी हो और किसी की आलीशान जीवन शैली को बताती हो, उसको ही नामांकन के वक्त सार्वजनिक करने की जरूरत है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार करिको क्री के चुनाव को सही ठहरा दिया है। करिको क्री 2019 में नागालैंड की तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिका के आधार पर उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। याचिका में हारे हुए उम्मीदवार ने दलील दी थी कि करिको क्री ने नामांकन के दौरान अपनी पत्नी और बेटे की 3 गाड़ियों का सार्वजनिक न कर मतदाताओं पर नाजायज प्रभाव का इस्तेमाल किया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये वाहन नामांकन से पहले ही या तो दान किए जा चुके थे या बेचे जा चुके थे और इन्हें करिको क्री की पत्नी या बेटे का नहीं माना जा सकता। इसीलिए इन 3 वाहनों के बारे में जानकारी न देना करिको क्री के खिलाफ नहीं बनता था। गाड़ियों के बारे में जानकारी न देना जन प्रतिनिधि कानून 1951 के सेक्शन 1232 के तहत करप्ट प्रैक्टिस यानी भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है। इसी के आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हम ये मानने के पक्ष में नहीं है कि उम्मीदवार को अपनी पूरी जिंदगी मतदाताओं के सामने जांच के लिए खोलकर रख देनी चाहिए। ऐसे मामले में उन मामलों में उम्मीदवारों का निजता का अधिकार जीवित रहेगा जिन्हें जानना वोटर के लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए उम्मीदवार की हर संपत्ति को ना बताना उसकी उम्मीदवारी में खोट नहीं बनता, उसके चरित्र पर तो बिल्कुल भी नहीं बनता। कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी कि मतदाताओं को जानने का अधिकार संपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि कोई उम्मीदवार अपनी और अपने ऊपर आश्रित परिवार की हर चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कपड़े, जूते, क्रॉकरी, स्टेशनरी, फर्नीचर आदि को सार्वजनिक करे, जब तक कि वो इस कीमत के ना हो कि खुद में एक बड़ी संपत्ति मानी जाए या उम्मीदवार की ऐसी लाइफस्टाइल को व्यक्त करें जिससे सार्वजनिक करना जरूरी हो, यानी वैभव या आलीशान से संपूर्ण हो। कोर्ट ने एक उदाहरण से बताया कि कोई उम्मीदवार या उसका परिवार अगर कोई बहुत महंगी घड़ियां रखता हो तो उन्हें सार्वजनिक करना जरूरी होगा, क्योंकि वो हाई वैल्यू यानी बेशकीमती एसेट्स हैं और उनकी एक सामान्य नहीं बल्कि आलीशान जीवन शैली को वो बताते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई एक सख्त नियम नहीं हो सकता और हर केस को उसके तथ्यों के हिसाब से तय करना होगा। अब सवाल यह है कि किसी उम्मीदवार की संपत्ति को कहां से आलीशान मानना शुरू किया जाए, क्योंकि इसे लेकर सबका अपना एक परसेप्शन हो सकता है। भारत जैसे देश में जहां कोई उम्मीदवार बहुत गरीब भी हो सकता है और करोड़पति और अरबपति भी हो सकता है। ऐसे में किसी के लिए कोई संपत्ति आलीशान हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए वो सामान्य हो सकती है। ऐसे में ये लोग ऐसा मामला बन सकता है जहां हर उम्मीदवार के पास अपनी संपत्ति सार्वजनिक ना करने के लिए कोई तर्क हो। मामला गंभीर है। क्या सभी चीज डिक्लेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या वोटर के पास अधिकार एब्सोल्यूट है या नहीं है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनावों पर रिसर्च से जुड़ी भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के को फाउंडर जगदीप छोकर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कि मतदाताओं को जानने का अधिकार संपूर्ण यानी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने फैसला अभी पढ़ा नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई पूरी या उचित प्रक्रिया शायद नहीं दे सकता, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2002 में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटरों को उम्मीदवार के आपराधिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक पृष्ठभूमि और वित्तीय पृष्ठभूमि के जाने के बारे में पूरा अधिकार है। और जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड थी उसमें उन्होंने लिखा था कैंडिडेट के एसेट्स और लायबिलिटीज, कैंडिडेट के स्पाउस के एसेट्स और लायबिलिटीज और कैंडिडेट के डिपेंडेंट्स के एसेट्स और लायबिलिटीज
और अगर उनने किसी सार्वजनिक इकाइयों का कोई ऋण वापस करना है उसकी डिटेल। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फैसला था। अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन इस फैसले के थ्रू हुई है तो उसको ज़रा डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क होना चाहिए और कौन सा वाजिब है कौन सा नहीं है। ये दोनों फैसलों को कंपेयर करके पता लगेगा, जो अभी तक मैं तो नहीं कर पाया हूँ। ये भी आपसे पूछना चाहूंगा मैं चोकर साहब कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये गुंजाइश पैदा नहीं हो जाएगी कि हर उम्मीदवार अपने एसेट्स की व्याख्या अपने हिसाब से करने लगे? किसी उम्मीदवार के लिए कोई संपत्ति सामान्य हो सकती है तो किसी और के लिए वही संपत्ति आलीशान और बेशकीमती एसेट हो सकती है। नहीं, देखिए, संपत्ति मेरे ख्याल में सामान्य तो नहीं कह सकते कि भाई एक आदमी के पास एक कार एक मकान सामान्य है और दूसरे उम्मीदवार के लिए 6 कारें और 6 मकान सामान्य है। ऐसा सामान्य का कोई डेफिनेशन मेरे ख्याल में अभी तो नहीं है, और अगर कुछ डेफिनेशन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा और उस पर फिर चर्चा होगी। लेकिन जो अभी तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है या चल रहा था, ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने उस फैसले को ओवर रूल किया है या उस फैसले के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन दी है। क्योंकि अभी तक जो प्रिंसिपल ये था कि हर उम्मीदवार को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल्स देनी पड़ेगी, और एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये कानून में डिफाइंड है। तो उसमें कोई संशय तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जैसा मैंने कहा कि फैसला पूरी तरह पढ़ना पड़ेगा, उसकी जरा डिटेल और पेचीदगियां देखनी पड़ेंगी कि क्या मामला है। आमतौर पे ये कहना कि एक कैंडिडेट ये फैसला कर सकता है कि वो अपने एफिडेविट में क्या दिखाए और क्या ना दिखाए, ये प्राइमा फेसी ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो दिखाना है वो सबको बराबर दिखाना है। किसी उम्मीदवार को ये मेरे ख्याल में तो राइट नहीं हो सकता कि मैं इतना दिखाना चाहता हूं और बाकी मुझे दिखाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। ये कानून लागू हो रहा है, इसमें किसी एक आदमी को अपना फैसला करने का अधिकार मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैं अब तीसरी बार कह रहा हूँ कि फैसले को डिटेल में पढ़ने के बाद ही ये पता लग पाएगा। लगता है कि एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल सकता है आज की इस रूलिंग के हिसाब से, जो आप समझा पा रहे हैं। चोकर साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी खबरों की। चुनावों की बात हो रही है तो आज महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के बीच काफी समय से चल रही बातचीत अपने सिरे चढ़ी गई। महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर आखिरकार मुहर लग गई। ये मुद्दा इतना पेचीदा था कि इस सिलसिले में मुंबई में एमवीए के नेताओं के बीच में 23 बैठकें होनी पड़ी। इस बीच कांग्रेस के नेता नाराज रहे और दिल्ली में अपने आलाकमान से संपर्क कर सीटों पर मोलभाव करने में जुटे भी रहे। उधर साथी दलों ने सीट बंटवारा फाइनल होने से पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। खैर, सीट बंटवारा तो हो गया, शिवसेना उद्धव ठाकरे को इसमें बड़ा भाई साबित हुई है। कांग्रेस को सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी, तो साथ ही इस सीट के बंटवारे के चक्कर में महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पार्टी से टूट गए, जैसे अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम इसी चुनावी मौसम में कांग्रेस से दूर हुए हैं। इस महागठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार की एनसीपी को सबसे कम 10 सीटें ही मिल पाई हैं। लेकिन ये तो आज कहा ही जा सकता है कि टूटी शिवसेना और टूटी एनसीपी के सामने महाअघाड़ी को बचाए रखने के लिए कांग्रेस आज टूट कर रह गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। आणि तो प्रत्येकाचा अधिकार असतो। लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में चल रही रार खत्म हुई। कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार मुंबई में एक बड़ी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ। 21 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे, 17 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में गई हैं। जिंकण्याचं एक मोठं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवल्यानंतर एका क्षणानंतर हमने ये सीट बंटवारा जीतने के उद्देश्य से किया है। अब जनता फैसला करेगी। त्याच्यासाठी आणि कोणासाठी लढतोय ते डोळ्यासमोर ठेवून
लढावं लागतं आणि जिंकावं लागतं. जो भी इस लिस्ट को देखें तो मालूम पड़ता है कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। सांगली, भिवंडी और दक्षिण मध्य मुंबई जैसी सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली, जबकि कांग्रेस ने इन पर फ्रेंडली फाइट का ऑफर तक किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, बगावत नहीं होने देंगे। नाराजगी हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं में है, उनको समझाया जाएगा। डेमोक्रेसी जो हमारे देश की खतरे में लाई है, एक तानाशाह जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनने, और इस डेमोक्रेसी को बचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना हमारा दायित्व बनता है। सभी लोग हाईकमांड के विशाल पाटिल को समझा पाएंगे? सबको समझा। बगावत नहीं होगी? कोई बगावत नहीं। पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी उत्तर मुंबई की सीट पर केवल 2 बार ही चुनाव जीत सकी है। शिवसेना और बीजेपी के पुराने गठबंधन में शिवसेना के खाते में ये सीट कभी नहीं गई, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर जो जमीनी संगठन है वो ज्यादा मजबूत माना जाता है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी ने यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में कांग्रेस के खाते में सीट तो गई है, लेकिन अब तक उसे प्रत्याशी यहाँ पर नहीं मिल सका है। सांगली सीट है, सांगली सीट में आज उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने एक कैंडिडेट, एक पहलवान को उतार दिया है जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है वो, और लोग वहाँ नाराज़ हैं, तो वो तो नाराज़गी बनी हुई है, लेकिन अब वहाँ वो कांग्रेस ने मान लिया है उनकी सीट है। और कांग्रेस जो एक सीट नहीं चाहती है कांग्रेस, वो भी उसके पल्ले आ गई है, वो है नॉर्थ मुंबई की सीट, जो शायद एमबीए के घटक में किसी को नहीं चाहिए। वो शिवसेना ने अंत में एक तरह से उसके बदले, सांगली के बदले नॉर्थ मुंबई की सीट दे दी है, जो कांग्रेस चाहती नहीं है। अभी भी जो लिस्ट बांटी गई उसमें आज के डेट में वो जो लिस्ट में अंत में एक नाम जोड़ा गया है, हाथ से जोड़ा गया है, बाकी छपी हुई लिस्ट है। नॉर्थ मुंबई का नाम जो है, उत्तर मुंबई जहाँ पीयूष गोयल लड़ रहे हैं चुनाव, वो सीट उसमें जोड़ी गई है, हाथ से जोड़ करके अंतिम समय वो तय हुआ और वो सीट की स्थिति बनी। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस में नाराजगी भी सामने आई है। कांग्रेस के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ विशाल पाटिल हैं, जो कि सांगली सीट को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, अब वो भी अनरीचेबल बताए जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ नहीं पहुंची। वर्षा गायकवाड़ अपने दिव्यांगत पिता एकनाथ गायकवाड़ की मुंबई दक्षिण मध्य सीट से लड़ना चाहती थी, मगर वो सीट उद्धव ठाकरे गुट को दे दी गई। इस सीट से अनिल देसाई उम्मीदवार हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सारे फैसले आला कमान से बात करके लिए गए हैं। ये कॉम्प्रोमाइज कैसे हो? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आखिरी देश के संविधान से कोई बड़ा नहीं है, देश की लोकशाही से कोई बड़ा नहीं है। जो हमारे हाईकमांड का आदेश है उसका पालन हमारा सभी कार्यकर्ता और हमारे नेता करें। फाइनल अलायंस हुआ महायुति से, आपका उधर भी बहुत डिस्प्यूटेड सीट्स है। ऑफ कोर्स आपने तो फाइनल अलायंस नंबर्स दिया है, महायुति डिस्प्यूट्स के बारे में क्या कहेंगे? उधर ऑलमोस्ट 10 महाभारत शुरू है और ये इनका खात्मा होना तय है, और इसलिए महायुति में जो महाभारत चल रहा है वो चलते रहेगा। कोई नाराजगी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक है। कहते हैं बड़ा दिल रखकर समझौते पर पहुंचा गया है, पर यह समझ से परे है कि टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी के सामने सबसे पुरानी पार्टी कैसे टूट गई, अपनी परंपरागत सीटों पर भी कैसे समझौता कर गई। कांग्रेस की इस कुर्बानी को कैसे समझें? पिछले 2 कांग्रेस का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में 0-0-1, ये उसका मतलब पिछले बड़े 2 चुनाव के बाद उसको एक सीट मिली है चंद्रपुर की, वो भी उसके कैंडिडेट रहे नहीं और उनकी मृत्यु हो गई समय से पहले। तो कांग्रेस कमज़ोर रही है और वो शिवसेना ने शायद वही पार्ट असर्ट करके अपनी बात मनवा ली है कांग्रेस का आलाकमान से। राज्य की 48 सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। महाविकास आघाड़ी की सीटों पर फंसी गाड़ी तो फिलहाल इस चक्रव्यूह से आगे निकली है, पर उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बिना नाराजगी से भरे स्पीड ब्रेकर से अटके किस स्पीड से दौड़ेगी, देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
आज गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में सबकी निगाहें आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पर भी लगी हुई थी। उन्होंने मुंबई के शिवाजी मैदान में आज अपनी पार्टी की एक रैली में ऐलान कर दिया कि इस लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अब विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। खास बात यह कि कुछ ही दिन पहले राज ठाकरे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, तब उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी। तो एमएनएस लोकसभा की किसी सीट पर तो अब नहीं लड़ेगी। ऐसे में एनडीए को समर्थन क्यों दिया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। आखिरकार वही हुआ जिसकी की उम्मीद थी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महायुति को इस लोकसभा चुनाव में समर्थन दे दिया और ये कहते हुए दिया कि मैं बीजेपी, एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे शिवसेना का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि राज ठाकरे का ये मानना है कि देश में आज सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और ये जो लोकसभा चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला है और अगर इसमें सही नेतृत्व नहीं मिला तो आगे जाके अराजकता फैल सकती है। और जो नौजवान हैं उनके लिए शिक्षा, रोजगार और बाकी जो सुविधाएं अगर कोई दे सकता है तो बकौल राज ठाकरे वो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है और ये भी साफ कर दिया उन्होंने कि वो इसके बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं। न तो लोकसभा की कोई सीट मांग रहे हैं, न तो राज्यसभा की कोई सीट मांग रहे हैं और न ही विधान परिषद की सीट मांग रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा कि अपने समर्थकों को कि विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार रहिए, यानी कि आज जो समर्थन दे रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं विधानसभा में उन्हें मदद मिलेगी, एक संकेत जरूर उन्होंने दे दिया है और उन्होंने कहा कि तैयार रहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया की तरफ इशारा करते हुए बोलने के दौरान कि किसी से मिलने जाओ तो ये कुछ भी अपने मन से कल्पना करके कहानी बना देते हैं और हर जगह पीछे लगे रहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मिलना मिलाना कोई बुराई नहीं है। वो अमित शाह से मिलने गए थे, क्यों गए थे ये इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से समझाया, क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे वो भी जब इनसे मिला करते थे तब कहते थे हम सबको मिल के काम करना चाहिए। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जब मिलते थे तब कहते थे मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। लिहाजा इसके लिए अमित शाह के पास गए और तब वहाँ जाके शायद उनकी कुछ बातें साफ हुई होगी। हालांकि उनके बीच में क्या बात हुई बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि जो भी बातें हुई है अमित शाह और मेरे बीच वो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन मीडिया कुछ भी चला रही है। इसके अलावा राज ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी से मर्ज करने नहीं जा रहे हैं। जैसे कि एक खबर चली थी कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ अपनी पार्टी को मर्ज कर सकते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद अकेले बल पर ही राजनीति करेंगे और अपने हैं और वो किसी और के नेतृत्व में काम कभी नहीं करेंगे। सिर्फ बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यानी कि वो किसी भी पार्टी से अपने पार्टी का विलय नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वो समर्थन देंगे। ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि जो उनकी पार्टी का चिन्ह है वो इंजन है और इंजन ही बना रहेगा। मतलब वो अपनी पार्टी अकेले दम बल पे चलाएंगे और इसी तरह से विरोध करते रहेंगे या समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरा जो भी समर्थन होता है या विरोध होता है वो मुद्दों पर आधारित होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता है। तो अभी मैं लोकसभा में समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन आगे अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसका विरोध भी करूँगा। यानी अपनी शैली में राज ठाकरे ने इस गुड़ी पड़वा के सम्मेलन में शिवाजी पार्क से एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मन सैनिकों को एक संदेश दिया है कि जाएं और इस चुनाव में लोकसभा में उनके उम्मीदवार तो खड़े नहीं होंगे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के लिए शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के उम्मीदवारों का समर्थन करें, लेकिन अगले विधानसभा के लिए भी तैयार रहें।